मॉर्निंग। चलिए, रेशो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया हमारा। छोटी छोटी सी बातें रह रही हैं बस। लास्ट टाइम तो कोई नई बात नहीं सीखी थी हमने। बैलेंस शीट पी एन एल बनाना सीखा था बैलेंस शीट के साथ, तो वो पहले से आता है पी एन एल बनाना में। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे क्लास में। क्वेश्चन 32 किया था, चेक कीजिए इसमें कोई डाउट तो मैंने कराया था। 32 कराया था और एक और था 35 हो गए। कुछ होमवर्क भी दिए थे मैंने आपको। क्वेश्चन 33, 34, 36। 34 में देखिए पहले को डाउट। क्वेश्चन 34 है बेटा। टैक्स के लिए लिखा है इन्होंने ईएटी और टैक्सेशन की दो बातें लिखी हैं। ईएटी एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल। ईएटी निकाल लीजिए आप। टैक्सेशन का रेट 50% है ना। तो ईएटी क्या होता है? ईबीटी माइनस टैक्स इजिकल टू ईएटी। तो वहीं से आ जाए फॉर्मूला लगाकर। ये रहा लास्ट में है ना 10th वाला। ईएटी क्या है? इक्विटी शेयर का 10% यानी 30,000। तो आप क्या करें, यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या लगाएं? ईबीटी माइनस टैक्स इजिकल टू ईएटी। ये नहीं पता हमें, एक्स मान लीजिए माइनस एक्स का 50%। ये शायद 30,000 है ना। तो एक्स देखिए कितना आएगा, 60,000। भाई ये 30 है ना, 50% ये है तो ये 60 होगा, डबल होगा इसका। बहुत सिंपल सी बात है। 36 देखिए, 36 हो गया। अच्छा, इसमें वर्क कॉस्ट आ गया क्या? लिख लीजिए एक दो बातें। चलिए, कॉस्टिंग में सीखेंगे ये हम, है ना। ये कॉस्टिंग का पॉइंट आ गया इसमें। लिख लीजिए एक दो बातें। वर्क कॉस्ट आगे सही कह रहे हैं आप। लिख लीजिए वर्क कॉस्ट क्या होता है, लिख लीजिए जरा। कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम। देखिए, जैसे एफएम में हम लोगों ने पढ़ा, इनकम निकालने का एक सीक्वेंस है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, है ना। ऐसे अकाउंट्स में पी&एल अकाउंट बनाते हैं। इनकम टैक्स पढ़ेंगे, वहां पीजीपी, वहां प्रॉफिट निकालने का बिल्कुल अलग तरीका है। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, वहां भी प्रॉफिट निकालने का डिफरेंट तरीका है। तो वहां भी कुछ खास वर्ड है। जैसे यहां हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी, नेटवर्थ, है ना। ऐसे ही कॉस्टिंग में कुछ वर्ड्स हैं जो कॉस्टिंग में ही सुनने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आ गया है वर्क कॉस्ट, क्योंकि पहले कॉस्टिंग और एफएम का पेपर एक साथ आता था। ये पुराना क्वेश्चन होगा, 2007 का। 2018 तक कॉस्टिंग और एफएम का पेपर एक साथ था। 50 मार्क्स का कॉस्टिंग था, 50 मार्क्स का एफएम था। तो इसलिए वर्ड इन्होंने यूज कर लिया। ऑल्दो ये वर्ड कॉस्टिंग में ही सुनने को मिलेगा बस आपको। लिख लीजिए वर्क कॉस्ट क्या है। लिख लीजिए वर्क कॉस्ट इंक्लूड रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मटेरियल, वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तीन चीजें शामिल होती हैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर तीन चीजें। फिर भी रेफर में लिख लीजिए ब्रैकेट में, रेफर कॉस्ट शीट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां खूब डिटेल में पढ़ेंगे इस वर्ड को, हर चैप्टर में आएगा वर्ड। रेफर कॉस्ट शीट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, हर चैप्टर में ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। तो वहां इसे डिटेल में हम सीख लेंगे। सही कह रहे हैं आप। हो सकता है आपको दिक्कत आई हो ये वर्ड, क्योंकि आपके लिए नया वर्ड है, इससे पहले आपने नहीं सुना। 33 में एक डाउट आया होगा जरूर, है ना। ये मैं करा देता हूं। आइए 33 पर आइए। क्वेश्चन 33 लो जी, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पी&एल, दोनों चीजें बनानी है। कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है।
देर इज नो फिक्टिटियस एसेट्स, गुडविल वगैरह कुछ नहीं है। इन करंट एसेट्स देर इज नो एसेट्स अदर देन स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। तीन ही चीजें हैं, यानी अगर बैलेंस आएगा स्टॉक और डेटर्स होगा तो बैलेंस कैश का रखना पड़ेगा हमें। क्लोजिंग स्टॉक इज 20% हायर देन ओपनिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग आएगा तो ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग आ जाएगा। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये क्या लिखा है इन्होंने, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। 0.6 है, इसका दूसरा मतलब क्या है 0.4, यानी 40% क्या होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पढ़ा था हमने। जीपी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है। डेटर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, कलेक्शन पीरियड, कितने दिन में पैसा हम लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात आई होगी आपको, टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। तो मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन कराने की तो जरूरत नहीं है ना, बस ये एवरेज वाला हम लोग देख लेते हैं, एवरेज कैसे निकाले। लो जी देख लीजिए जरा ध्यान से। कैपिटल कितनी है इसमें, 4 लाख रुपए। और बैलेंस शीट से अगर आप देखें, बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर आपके पास प्रॉफिट का 50,000 आ गया होगा शायद टोटल। उसमें बस करंट ईयर का कितना है, पुराना कितना है, ये हमारे पास बाइफर्केशन नहीं है। टोटल 450 है। बैलेंस शीट में ओपनिंग फिगर होती है, क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग। अब ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट के लिए वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी 10% ले लीजिए आप, किसका, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यही तो है। 10% ले लीजिए आप ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसी है पक्की बात है। ओपनिंग हमें नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर से आ गया होगा। ओपनिंग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्लोजिंग हमारे पास है। ठीक है जी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल है। अब समझिए कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें हैं, 4 चीजें। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस का कोई जिक्र नहीं, यानी है नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस वो है, और लास्ट बचा लॉन्ग टर्म लोन्स। लोन्स के बारे में भी शायद कोई जिक्र नहीं है, लोन भी नहीं है शायद इसमें। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम पर बस 2 ही चीजें हैं। क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ कहा है इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। तो 4 लाख ही पहले होगी, 4 लाख ही अब है। दूसरा क्या बचा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की खासियत होती है, पिछले साल के जो रिजर्व होंगे वो प्लस हो जाते हैं इस साल के प्रॉफिट से, ऐसी होता है। यानी कि अगर मैं इसे और डिफाइन करूं, देखिए इक्वेशन सॉल्व करने का वो सिंपल सा तरीका है। यहां भी अगर नेट प्रॉफिट है और यहां भी नेट प्रॉफिट ही हो सिर्फ, तो सॉल्व हो जाएगी। यहां नेट प्रॉफिट है, यहाँ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, अब सॉल्व नहीं होगी। कुछ ऐसा तरीका लगाना है कि यहाँ भी नेट प्रॉफिट, यहाँ भी नेट प्रॉफिट, तो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ x, यहाँ y, तो कैसे सॉल्व होगी। तो एक तरीका लगाते हैं, मैं अगर इस ओपनिंग को ऐसे लिख दूं, 4,50,000 माइनस नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ये जो 450 आए हैं बेसिकली क्लोजिंग वाले और ओपनिंग वाले में किस चीज का फर्क है जरा बताना। ओपनिंग और क्लोजिंग में शेयर कैपिटल तो सेम है ना, पहले भी 4 लाख थी, आज भी 4 लाख है। पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 1 अप्रैल को जो कैपिटल एम्प्लॉयड है और जो 31 मार्च को है, किस चीज की वजह से चेंज हुआ है, केवल इस, नहीं रिजर्व सरप्लस नहीं, इस साल के जो प्रॉफिट्स हैं, केवल और केवल जो प्रॉफिट्स इस साल हमने कमाए, और हमें भी तो वही निकालना है इस साल के प्रॉफिट्स, हमें भी वही निकालना है क्योंकि पीएनएल अकाउंट पूछा है हमसे, इसलिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% इनटू ओपनिंग की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया है। क्या है ये, क्लोजिंग में से अगर मैं नेट प्रॉफिट घटा दूं तो मैं वापस कहां पहुंच जाऊंगा, ओपनिंग पर पहुंच जाऊंगा। ऐसे होगा, देखिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट ईयर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो होगा। मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट ईयर नेट प्रॉफिट। देखिए मैंने भी ये लिखा है, ये तो लिखा मैंने, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 450 है, माइनस करंट ईयर नेट प्रॉफिट, यहां भी नेट प्रॉफिट, यहां भी नेट प्रॉफिट, प्लस कीजिए 450 डिवाइड बाय कर दीजिए 2। ठीक है जी, तो अब सॉल्व कर लीजिए। अब यहां भी नेट प्रॉफिट है और यहां भी नेट प्रॉफिट, अब हो जाएगा इसी।
बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पहले सीए फाइनल में आया भाई, पहले सीए फाइनल में था चैप्टर। अब इससे सॉल्व कर लीजिए आप, अब हो जाएगा इजीली। नेट प्रॉफिट की जगह एक्स रख लीजिए आप, है ना। इसको इससे काट दीजिए, सब काटापीटी करके निकाल लीजिए, आ जाएगा। बढ़े जाके, तो यही नया पॉइंट था, बाकी तो सब सिंपल है इसमें। देखिए टर्नओवर रेशियोज हमने पढ़े 4 तरह के, शॉर्ट टर्म पढ़े 2 तरह के, लॉन्ग टर्म में हमने 2 पढ़ लिए अभी तक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, है ना। तीसरा और लिखे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे डेट इक्विटी रेशियो, ये भी बहुत फेमस है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट वन लिखिए, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। और इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। 3 चीजें ना इक्विटी का मतलब। देखिए ये रेशो क्या बता रहा है? ये रेशो बताता है कि जो हमारे पास लोन है इक्विटी के मुकाबले कितना है। जैसे 2 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इस कंपनी के पास डेट है 2 लाख रुपीस का, इसके पास है 6 लाख रुपीस का, लेकिन जो इक्विटी है, इक्विटी यानी कंपनी का अपना पैसा, ये 10 लाख है। अब मुझे बताइए किस कंपनी में फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है? सेकंड वाली में लोन ज्यादा है। देखिए अपना पैसा 10 लाख है और बाहर वालों का पैसा कितना है? 6 लाख, यानी बाहर वालों का पैसा 60% है हमारे पास। ये बहुत ज्यादा है, 60% बहुत ज्यादा रेशियो है। तो डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि हमारे पास लोन इक्विटी के मुकाबले कितना है। कोशिश कीजिए कम से कम, इसलिए जितना ज्यादा होता है उतना खराब होता है। लोअर द रेशियो बेटर इट इज, जितना ही कम होगा उतना हमारे फेवर में होगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ डेट। कोई भी रेशियो जब निकालना तो सोचना निकालता क्या, पूछना क्या चाह रहा है? तो ये डेट बता रहा है।
दिस रेशियो शोज अमाउंट ऑफ डेट इन कंपैरिजन टू इक्विटी. दिस रेशियो शोज अमाउंट ऑफ डेट in comparison to equity. That's why lower the ratio, better it is. That's why lower the ratio, better it is. जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, जितना ही कम है उतना हमारे लिए बेहतर है. बताइए कौन सी कंपनी अच्छी है, खाली ये लिखा होता. फर्स्ट या सेकंड नहीं कह सकते. रेशियो क्यों जरूरी है समझ लीजिए बातों को. बहुत जगह एब्सोल्यूट अमाउंट धोखा दे जाती हैं. अब यहां देखकर आपको लग रहा हो ये अच्छी है खराब है, लेकिन अब देखो जरा इक्विटी यहाँ है 4 लाख और यहाँ है 1 करोड़. अब बताओ हो गया ना. तो कभी कभी एब्सोल्यूट फिगर धोखा दे जाती है. रेशियोज इसलिए हम यूज करते हैं. देख रहे हैं आप, यहाँ कहने के लिए तो कम लग रहा है आपको, अरे है तो 50%, ये तो बेकार कंपनी है बिल्कुल. उस पर भले ही ज्यादा है लेकिन उसकी इक्विटी भी तो ज्यादा है. उसने बाहर वालों का पैसा सिर्फ 6% ले रखा है. कोई बात नहीं है, हर कंपनी के पास लोन होता है. रिलायंस कंपनी के पास भरमार लोन है, अब जाकर धीरे धीरे कम करा उसने. तो 6% है, यहाँ 50% है. तो केवल एब्सोल्यूट अमाउंट देखेंगे तो आपको लगेगा ये अच्छा. तो इसलिए रेशियोज निकालने जरूरी हैं. डेट इक्विटी रेशियो इसलिए जरूरी है, हमें क्लियर पिक्चर बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. लोअर द रेशियो बेटर इट इज, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ लोन बता रहा है और लोन की रेशियो जितनी कम होगी उतनी हमारे लिए अच्छी है. मुझे बता सकते हैं इस रेशियो में क्या एरर है? एरर है किसमें? नहीं, इंटरेस्ट तो कर लिया हमने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो हो गई. एरर ये है भैया, प्रेफरेंस कहां घर के लोग हैं. प्रेफरेंस घर के लोग हैं क्या हमारे? ये तो सबसे ज्यादा चला के, ये तो डिवेंचर से भी ऊपर वाले हैं. इनकी तो दिक्कत मैंने आपको बहुत सारी बताई थी. इन्हें आप कह रहे तो घर के लोग हैं. अरे घर के कहाँ हैं? ये तो विश्वासघात वाले हैं, आस्तीन के सांप हैं. इन्हें तो यहां से हटाकर इसके पास बैठाना चाहिए था. ये तो इसके साथी हैं. घर के लोग कहाँ हैं? ठीक है, किताबों में क्या लिखा है, प्रैक्टिकली तो हमें पता है. भले इनका नाम शेयर कैपिटल है, लेकिन क्या इनके गुण शेयर वाले हैं? ये तो लोन से भी ज्यादा खतरनाक है. पैसे नहीं देते तो ये मालिक बन जाते हैं, कंपनी बंद करा सकते हैं. डिविडेंड देंगे तो पहले ही नहीं दो, जब वापस देंगे पैसे तो सीआरआर बनाओ, बोनस दो, तमाम झंझट है इनके साथ. ये तो लोन के भी बाप हैं. इसलिए एक नया रेशियो और पढ़ना है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे, कैपिटल गियरिंग रेशियो. कैपिटल गियरिंग रेशियो. गियर मतलब लोन होता है एफएम में. एफएम में गियर GEAR, गियर मतलब लोन से होता है. यहाँ स्कूटर बाइक वाला गियर नहीं, गियर का मतलब होता है एफएम में लोन. कैपिटल पैसा और लोन की बात कर रहे हैं. कैपिटल गियरिंग रेशियो. फर्स्ट पॉइंट लिखें, दिस रेशियो इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो. दिस रेशियो इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ, दिस रेशियो इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ, किसका रिवाइज्ड वर्जन है? डेट इक्विटी रेशियो. एक ही एरर थी वहां, प्रेफरेंस को हमने नीचे लिया हुआ, जबकि ये किसका साथी है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल का साथी नहीं है. भले ही वर्ड शेयर कैपिटल है, ये वास्तव में डिवेंचर का साथी है. तो सही फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ. नेक्स्ट पॉइंट लिखे, डेट इक्विटी रेशियो, सॉरी डेट सर्विस क्या था, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू, सेकंड पॉइंट, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला, डेट प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ये सही है फॉर्मूला. अकाउंट्स वाले डेट इक्विटी रेशियो को अच्छा मानते हैं, मानने दो. हमारे लिहाज से सही रेशियो क्या है? ये सही है, ये सही है, एक्यूरेट रेशियो है, क्योंकि डिवेंचर का साथी है प्रेफरेंस.
इक्विटी का साथ ही नहीं है वो कभी भी। तो बताइए लोअर बेटर है हायर बेटर? लोअर, डेट इक्विटी वाला ही तो है ये, लोअर द रेशियो बेटर इट इज, क्योंकि ये बता रहा है कि आउटसाइड फंड कितने हैं हमारे पास, हमारे मुकाबले, हमारे पैसे के मुकाबले हमारे पास आउटसाइडर फंड कितने, जितने कम होंगे उतने अच्छे, लोअर द रेशियो बेटर इट इज, लोअर द रेशियो बेटर इट इज। क्वेश्चन 28 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 28 अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है एब्सोल्यूट फिगर बढ़िया होती है, रेशियो खराब होते हैं, जैसे कहीं के रेशियो धोखा दे जाते हैं। अभी देखो, तो ये इसलिए जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं शेयर खरीदने से पहले हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रेशियोज भी देखे, एब्सोल्यूट फिगर भी देखे। जैसे जीपी रेशियो बताओ, एक कंपनी का 20% है, एक का 80% है, कौन सी कंपनी अच्छी है? सेकंड अच्छी लग रही है, लेकिन हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है और सेल कितनी है। इसके ग्रॉस प्रॉफिट थे 200 करोड़ के 1000 करोड़ की सेल पर, इसके ग्रॉस प्रॉफिट है 80 रुपये 100 रुपये की सेल पर। अरे करोगे आप 20 रुपये बचाकर 20 रुपये कंपनी के शेयर खरीदोगे? तो यहाँ 80 रुपये है सिर्फ, 100 रुपये की सेल है, 80 रुपये का प्रॉफिट है। एब्सोल्यूट अमाउंट ही कहाँ है? ठीक है 80% है, कहाँ कुछ है, लेकिन यहाँ देखिए आप, तो ठीक है परसेंटेज कम है लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट भी तो ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है वहाँ पर। तो कभी कभी एब्सोल्यूट फिगर भी देखनी पड़ती हैं, कभी रेशियोज देखने पड़ते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। करंट रेशियो जानते हैं आप, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्यों लिखा है? सेल को डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो डेटर्स आ जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस है किसके मुकाबले? 2 टोटल कैपिटल, मैंने कहा था X2Y, तो रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन टोटल कैपिटल, वेरी गुड। अब ये देखिए टर्नओवर टू फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गियरिंग रेशियो अभी अभी सीखा है, फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ, फिक्स्ड एसेट अपॉन नेटवर्थ, सेल्स फॉर द ईयर, यानी अमाउंट देखें तो सिर्फ एक ही दिख रही है मुझे, तो सेल्स दिख रही है, बस सिर्फ सेल्स दिख रही है। तो काम करते हैं झटपट इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, बैलेंस शीट ही बनानी है, P&L का कोई चक्कर नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व प्लस सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स में डेटर्स पता चल रहा है, स्टॉक पता चल रहा है, अदर करंट एसेट्स भी होंगे कुछ ना कुछ। और मजेदार बात, सेल्स पता है लेकिन सेल्स बैलेंस शीट में आती नहीं, तो कुछ भी काम बनता नहीं दिख रहा हमारा, तो कुछ भी काम बनता नहीं दिख रहा। इन तीनों को नेटवर्थ कहते हैं, इन तीनों को क्या कहते हैं? नेटवर्थ। क्या करें कि कुछ अमाउंट आने शुरू हो जाए? है कोई तरीका? सेल्स से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और तो कुछ है नहीं अमाउंट। हाँ जी, कौन सा रेशियो यूज करें? है जी, टर्नओवर टू फिक्स्ड एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स निकाल लेते हैं। सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 1.2 एंड सेल्स इज 12 लाख अपॉन फिक्स्ड एसेट्स 1.2, फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 10 लाख।
हुआ क्या लेकिन इससे बात तो कुछ बन नहीं रही खास। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड भी एक रेशियो है, फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्क, वहां से नेटवर्क आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्क हाउ मच 1.25। फिक्स्ड एसेट इज 10 लाख, नेटवर्क देखिए कितनी है 8 लाख। दोनों तरफ की एक एक अमाउंट आ गई हमारे पास। डेटर्स भी तो निकाल सकते हैं, सेल्स है जब, अरे जब सेल्स है, कलेक्शन पीरियड भी कहा है, वो कह रहे हैं 1.5 महीने की सेल तो डेटर्स के पास पड़ी है हमारी, तो डेटर्स नहीं निकाल सकते, साल भर की सेल है 150 आ जाएगी, कैलकुलेटर चला रही है। 12 लाख की सेल है, 12 महीने होते हैं और 1.5 मंथ है। नोट कर लीजिए यहाँ तक आराम से। डेटर्स का वर्किंग नोट बनाना है। कीजिए डेटर्स थर्ड, डेटर्स इज इक्वल टू सेल डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5, 12 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5, हाउ मच 1,50,000। कुछ तो आया। स्टॉक भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो, आप चाहें ना स्टॉक निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि जीपी रेशियो लिखा है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी लिखा है। जहां क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहीं देखिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, सेल माइनस जीपी। सेल कितना है 12 लाख, जीपी रेशियो कितना है 25%, यानी सेल का 75% होगा ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए कितना आएगा, दिस इज 9 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9 लाख। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 9 लिखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 9, लो जी निकालिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ पता ही नहीं हमें, क्लोजिंग के बेसिस पर है, और हमें बैलेंस शीट के लिए भी कौन सा चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, तो एवरेज ना होकर यहाँ कौन सा आएगा, क्लोजिंग आएगा। और अच्छी बात है, दिस इज 9 लाख अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख। क्वेश्चन तो समाप्ति की तरफ आ गया एकदम। 5 वर्किंग नोट बना लिए हमने, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यूज़ कर ली है। हाँ, मेन हमें सीखना है यहाँ पर अभी कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए करंट रेशियो है, क्विक रेशियो और स्टॉक है, आ सकती है। करंट एसेट्स आएगी, बैलेंस शीट का टोटल, अदर करंट, काफ़ी कुछ हो जाएगा। कीजिए शुरुआत, नोट कर लीजिए यहाँ तक आराम से, कीजिए कोशिश कीजिए। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक की मदद से क्या आप करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ऐसे हमने। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। ये लीजिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 1.75 करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो इज इक्वल टू
करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो इज 1.25, इसे रिप्लेस कर दीजिए। 1.75 CL माइनस स्टॉक इज 1 लाख CL। CL देखिए कितना है, टू लाख। करंट एसेट इज इक्वल टू 1.75, 3,50,000 इज CA। लो जी, ये 2 लाख रुपया, दिस इज 350। अदर करंट एसेट कहां से आएंगी? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं और क्या है, कुछ नहीं बताता तो हम अदर मान लेते हैं। अब इसका नाम कैश भी हो सकता है, बैलेंस शीट का टोटल भी आ गया। पहले ये बताइए कितना है, 1 लाख शायद, है ना। और बैलेंस शीट का सही कह रहे हैं आप, टोटल भी आ गया 1350। लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ सकते हैं यहाँ से, बैलेंसिंग फिगर से। देख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर कितनी मदद कर रहा है हमारी, बेस्ट फ्रेंड है हमारा, समझ रहे हैं आप, बेस्ट फ्रेंड। आधा क्वेश्चन तो यही कर देता है। कितना है ये? 350। लो जी, एसेट साइड पूरी हो चुकी है, लायबिलिटी साइड में बस 3 चीजों का टोटल भी है, 2 बता दीजिए, तीसरी में बता दूंगा आप। यहां तक नोट कर लीजिए और देखिए कौन सा रेशो ऐसा है जो अभी बच गया हमसे। 2 बच गए शायद। इधर देखिए, करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो हो गया, डेटर्स कलेक्शन हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल ये बचा है, और एक कैपिटल गियरिंग रेशियो बचा है। और कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए हमें चाहिएगा प्रेफरेंस शेयर चाहिए, वो है नहीं अभी हमारे पास। क्या करें, कैसे भी कर लीजिए, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। हटा दूँ ये? यस सर। नंबर 9। देखिए क्वेश्चन एक रेशियो दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन टोटल कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। कितना है? 0.6, 0.2, 0.20 ये लिखा है क्वेश्चन है। रिजर्व एंड सरप्लस टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस टू टोटल कैपिटल। अब दिक्कत ये है, तीनों का टोटल तो है हमारे पास, अलग अलग नहीं है। कोई तरीका? तरीका तो है। इस 8 लाख में से नहीं, रिजर्व फंड में आता है, कैपिटल में नहीं आता है ना। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आएगा, शेयर होल्डर फंड में आएगा, टोटल कैपिटल में नहीं आएगा वो। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 8 लाख माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, तो कोई एतराज है आपको? एक ही तो बात है, लिखने का अंदाज नया है, रिश्ता वही, सोच नहीं। 8 लाख माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, अगर मैं इस 8 में से लेस कर दूं तो 2 ही तो बचेंगे। तो इन दोनों का नाम बदल दिया बस मैंने। इसकी जगह 8 लाख माइनस क्यों करा? क्योंकि दोनों जगह रिजर्व एंड सरप्लस है। आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है, बताओ। बल्ले है बल्ले की।
13333 ये है शायद। कितना रहा? करो बेटा प्राची, क्यों नहीं है? तुम क्यों नहीं लाती हो? कैलकुलेटर और दिमाग जितना चलाते हैं उतना अच्छा चलता है। घर पर तिजोरी में बंद कर रखने से कुछ फ़ायदा नहीं, साथ रखें हमेशा। करो कितना आया? ये लीजिए रिजर्व भी आ गया। अब कहीं से प्रेफरेंस आ जाए तो इक्विटी तो हम निकाल लेंगे बैलेंस से, या इक्विटी आ जाए तो प्रेफरेंस निकाल लेंगे बैलेंस, कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाएंगे। इन दोनों का टोटल बता सकते हैं आप कितना आएगा? बताना जरा। 8 लाख माइनस ये कर दीजिए 666,667, ये तो होगा इन दोनों का टोटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गेनिंग रेशो में यूज होता है। आखिरी रेशो बचा है तो जरा लगाइए कैपिटल गियरिंग रेशो। कोशिश कीजिए खुद से, मैं भी करा रहा हूँ, देखते हैं आप कर पाएंगे क्या। खुद से कोशिश कीजिए। कैपिटल गियरिंग रेशो फार्मूला लेके अमाउंट पुट अप कीजिए, देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या अमाउंट रखने में। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू डेट प्लस प्रेफरेंस इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये है 0.6 शायद, है ना। डेट प्लस प्रेफरेंस, डेट तो पता है हमें 350 है, प्लस प्रेफरेंस नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, प्रेफरेंस ही तो पता करनी है। डिवाइड किससे करें, क्योंकि डिवाइड इसमें दो में से एक चीज पता है। अगर हम इक्विटी यहां लिख दें, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। सिंपल तरीका और उससे भी सिंपल है, वैसे भी कर सकते हैं। ये एक तरीका और भी तो है। 8 लाख में से अगर मैं प्रेफरेंस लेस कर दूं तो भी तो एक ही बात है। अरे यार तो 166 वाला वो तरीका है जैसे आप कह रहे हो, वो भी सही है। वो राउंड फिगर थी ना तो जरा कॉन्फिडेंस कम आता है सॉल्यूशन करने में। ये राउंड फिगर लिखी हुई जरा कॉन्फिडेंस आता है, तो उस तरीके से भी कर लीजिए, वो भी सही तरीका है। चेक कर लीजिए आराम से। 81250 इक्विटी निकाल लीजिए आप बैलेंसिंग फिगर से। इक्विटी निकाल लीजिए आप बैलेंसिंग फिगर से।
2585 चेक कर लीजिए, चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं क्या क्या बाकी है इसमें। एक तो शायद क्वेश्चन 2 बचा हुआ है ना। अब इसे काट दीजिए, ये कॉस्टिंग के साथ होगा हमारा, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग की बहुत सारी टर्म्स हैं और पेपर क्योंकि अब अलग अलग हो गए हैं तो एफएम में पढ़ने का इसका कोई लॉजिक बचा नहीं है, तो ये वहाँ खूब डिटेल में कवर है। और देखिए एक क्वेश्चन और है जो मुझे याद है, अप टू 25 देखिए, अब सब हो गया ना 1 to 25। मेरे हिसाब से बस क्वेश्चन 30 बचता है बस और कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बचा है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2007 में आया था, गलती से आ गया ये, मतलब इसमें कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के भी हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब ये एफएम में क्यों पूछा समझ से बाहर है, इसलिए उसके बाद कभी आया भी नहीं, बट स्टिल आ चुका है एग्जाम में, दोबारा आ सकता है। एक दो बातें हैं पहले, एक बात तो आपको पता ही है, इस क्वेश्चन में देखिए इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, अगर आप ध्यान से देखें है ना। और नीचे कहीं लिखा है कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं, किसे, अब बात ये किसे देना चाहते हैं डिविडेंड, ये बताया ही नहीं, इक्विटी को देना चाहते हैं या प्रेफरेंस को देना चाहते हैं। फाउंडेशन पढ़ा है आपने, पहले प्रेफरेंस को कहा था ना, पूजा होती तो पहले गणेश जी की आरती जरूर होगी, बाकी भगवान जी की हो या ना। तो अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो पहला अधिकार किसका है, क्वेश्चन कहे ना कहे, उसने कहा डिविडेंड देंगे, तो पक्की बात है किसे पहले देंगे, इक्विटी को देना दे हमें मतलब नहीं है, पहले किसे देना पड़ेगा, इक्विटी प्रेफरेंस को। तो एक बात तो ये तय है, जब हम डिविडेंड देंगे यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही आएंगे। जरा नेक्स्ट पेज पर सॉल्यूशन देखना, P&L अकाउंट है वहाँ पर, ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि जीपी दिया हुआ इसने, क्वेश्चन नहीं खुद। तो देखो जरा एप्रोप्रिएशन वाले सेगमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है ना, एप्रोप्रिएशन वाले में कितना आ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड 260। कितना है बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो जरा 3250 होगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट हमेशा बता देगा क्वेश्चन, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर तभी इशू कर पाएंगे जब आप रेट बताएंगे, फिक्स रेट। तो देख लीजिए हमने वही किया, 3250 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 8% से। और नीचे मैंने हैश में इसका डिफाइन भी किया मैंने, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट बिफोर पेइंग इक्विटी डिविडेंड फर्स्टली कंपनी हैज टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है बात, ये सिंपल सा प्रोविजन है। दूसरी बात देखिए इस क्वेश्चन में एक और दिक्कत है, ये कंपनीज एक्ट का प्योर पॉइंट, बैलेंस शीट देखिए जहाँ क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहाँ इक्विटी कैपिटल कितनी आ रही है, 6000 है, 6000 है। सी पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ₹30 lakh इक्विटी शेयर्स वुड बी इशूड ऑन 31 मार्च 08, मतलब बिल्कुल लास्ट डे को आपने कुछ शेयर्स और इशू कर दिए हैं, 30 लाख रुपए के, फिगर थाउजेंड्स में, तो 30 लाख को कितना पड़ेंगे हम, 3000। तो शेयर कैपिटल कितनी होगी, 6000 प्लस 3000 कितनी हो गई, 9000। जरा देखो सॉल्यूशन में, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर कितने आ रहे हैं, 6 + 3 आ रहे हैं। ठीक है बात, लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है आई पॉइंट, इसका क्वेश्चन का आई पॉइंट देखिए, इन मार्च 2008 अ डिविडेंड ऑफ 7% ऑन इक्विटी कैपिटल वुड बी पेड। अब ये किस पर दिया जाएगा, पहले वाले को दें, अभी जो इश्यू करें उनको दें, क्या करें, दोनों को देना पड़ेगा, वो तो कह रहे हैं। सर उसमें अकाउंट में था कि
कि वो कह रहे हैं कि तुमने हमसे पहले कैसे इशू करा, तुम्हें पता था कि हम आने वाले, तो तुमने पहले डिविडेंड दे दिया। ठीक है, और कोई? देखिए अकाउंट्स एफएम को छोड़िए, हमें देखना पड़ेगा कानून में क्या लिखा है ना। कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट तो यही कहता है कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो पुराने वाले को तो देना ही पड़ेगा, नए वाले के लिए मीटिंग में ही डिसाइड होगा। शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे कि ये अभी अभी तो आए हैं ना, दें या ना दें। तो जैसा मीटिंग डिसाइड करेगी उस साल के लिए, हो सकता है वो कह दें भैया इन्हें आधा डिविडेंड दे दो, चलो, हो सकता है वो कह दें पूरा डिविडेंड दे दो, हो सकता है वो कह दें ना दें। लेकिन अगले साल जब ये नए वाले भी पुराने हो जाएंगे फिर इनके डिविडेंड को कोई नहीं रोक सकता। तो कानून में तो ये लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आप, कानून को छोड़िए, बिल्कुल लास्ट डे को तो इशू करें, क्या इनका अधिकार बनता है? नहीं सर, मतलब अभी भी तो तुम आए हो यार, और आते हमारी बराबरी करोगे, ठीक है बात है। अरे अभी आए हो भाई, कुछ वक्त तो गुजारो गुजरात में, अभी अभी आए हो और आते कह रहे भाई हम तो बराबर का डिविडेंड लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मान लें कि शेयर होल्डर सबको डिविडेंड देने के लिए राजी हैं, उतने पैसे भी तो होने चाहिए। जब हम डिविडेंड देने के लिए पैसा निकाला, जरा देखो नेक्स्ट पेज पर एप्रोप्रिएशन बनाए, वहाँ पैसे नहीं बचे। इससे हिंट मिल रहा है कि पक्की बात है हमने डिविडेंड भी ओल्ड वालों को ही दिया होगा, नए वालों को डिविडेंड दिया ही नहीं होगा। देख रहे हैं 6000 का 7% कितना आया? 420। 3000 का 7% करते कितना था? 3000 आए ना नए, कितना आएगा? 210। प्रॉफिट बचे कितने अभी? 103.65 मात्र बच रहे हैं। तो यहां से भी हिंट मिल रहा है कि इसका मतलब पुराने वालों को ही डिविडेंड दिया होगा, नए वालों को डिविडेंड नहीं। फिर भी मैंने क्लैरिफिकेशन डाल दिया वहां पर, डबल हैश लगे। इक्विटी डिविडेंड हैज बीन पेड ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स बिकॉज प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे डिविडेंड ऑन न्यू इक्विटी शेयर्स ऑल्सो। क्योंकि कानून के हिसाब से तो बनता है इनका अधिकार, आप रोक नहीं सकते। शेयर होल्डर मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि भैया इन्हें देना है या फिर नहीं देना है। तो जैसा तो मीटिंग में पक्की बात है क्या पास हुआ होगा कि नहीं देना है, क्योंकि पैसे नहीं है। और दूसरा सही भी है, लास्ट अभी अभी तो आए हो यार, हाँ 3-4 महीने हो जाते चलो फिर भी समझ में आती है, प्रोपोर्शनेट दे देते फिर 3 महीने का 4 महीने का। तीसरी बात यह है, इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और लिखी है, एफ पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है बस ये, बाकी सिंपल है क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी 90% ऑफ सेल। क्या मतलब हुआ इसका? 10% क्या है? जीपी है। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या बना लो? पीएनएल अकाउंट। बाय साइड में क्या लिख दो? बाय जीपी। देखो मैंने भी ऐसे किया, बाय साइड में क्या लिख दो? डायरेक्ट जीपी। 13,750 की सेल है, इसका मल्टीप्लाई कर दो किससे? 10% से। हाँ कुछ बच्चे कहते हैं जिद्दी होते हैं ना बच्चे, नहीं सर ऐसे कैसे चलेगा, हम तो ट्रेडिंग भी बनाएंगे। पढ़ो एफ पॉइंट पूरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी 90% ऑफ सेल इंक्लूड, इस 90% में क्या क्या शामिल है? 40% तो मटेरियल है एंड 5% डिप्रिसिएशन। देखिए डिप्रिसिएशन इन्होंने ट्रेडिंग में लिया हुआ है, पीएनएल में नहीं लेना। तो अगर आप ट्रेडिंग बनाएंगे, सेल ले लीजिए, 40% की ले लीजिए आप मटेरियल, 5% का ले लीजिए डिप्रिसिएशन, बाकी अदर डाल दीजिए आप, क्योंकि बताएं वेजेस होगा और खर्चे होंगे तो वो वहाँ डाल दीजिए आप। मेरी सलाह तो यही है, बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने भी देखिए ऐसे बनाया, कोई डिप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डिप्रिसिएशन कहाँ चला गया हुआ? ट्रेडिंग में चला गया। मैंने लिख दी है फिर भी बात। पीएनएल अकाउंट के ऊपर देखे 9 पॉइंट लिखा है, no need to prepare a trading account, rather we should directly prepare P&L account, and if we prepare a trading account then depreciation and material should be shown under trading। लो जी चैप्टर हो गया समाप्त। देखिए 4 तरह के रेशियोज हैं, कौन से बन अगर आप पढ़ें आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर 3 ही तो पढ़ाया आपने, चौथा तो पढ़ा है। कौन कौन से तरह के रेशियोज थे पढ़ो जरा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में 4 तरह के रेशियोज बताए थे मैंने आपको। प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा अभी, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, डीपीएस, इक्विटी डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो बहुत सारे हैं, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, लेकिन ये सिर्फ नाम के क्वेश्चन नहीं आते वहाँ से। इसलिए मैंने रेशियो के 2 चैप्टर बनाए हुए हैं। मेन चैप्टर ये है, कल हम शुरू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ही रेशियोज हैं,
लीस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब रेशियोज आपने अकाउंट्स में पढ़ रखे हैं, ज़्यादातर कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे कम है। कल ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, कल ही शुरू कल ही ख़त्म, कोशिश करेंगे कल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, चलिए थैंक यू वेरी मच आज के लिए।